नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स की हर चीज, दुनिया की तमाम जो चीजें हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस डेफिनेशन के हिसाब से तमाम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर इन द लिस्ट ऑफ मैटर्स। सारी दुनिया, सारी कायनात सॉलिड, लिक्विड या गैसेज से मिलकर बनी है। एक फोर्थ टाइप ऑफ मैटर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है बहुत हाई टेम्परेचर्स पे। आयनाइज्ड आयंस होते हैं और ये स्टार्स और सन्स में एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में रहते हुए अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की हर चीज या तो लिक्विड है, या सॉलिड है, या गैस है। सो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैटर्स को आप किस तरह से क्लासिफाई करते हो? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। जब एक ही किस्म के तमाम एटम्स में से मिलके कोई चीज़ बनती है तो हम कहते हैं ये एलिमेंट है। एलिमेंट में तमाम के तमाम एटम्स सिर्फ एक तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मेरे पास सिल्वर का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट में जितनी भी अमाउंट में मेरे पास एलिमेंट है, 1 kg 2 kg जो भी उसकी अमाउंट है, उसमें तमाम के तमाम एटम्स सिर्फ सिल्वर के एटम्स होंगे। एटम्स हैव यूनिक फीचर्स। आगे जाके हम सबसे पहले एटम को डिस्कस करेंगे, एटम को पढ़ेंगे ताकि हमें बेसिक समझ में आए केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से होंगी, किस तरह से सब सिस्टम चलता है। एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ, 118 से ज़्यादा एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के वाइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाइज ये सेटअप हुए हुए हैं। एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स आपस में मिलके मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जो सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। और यही बिल्कुल बेसिस है केमिस्ट्री को समझने के लिए। जब आपने एलिमेंट्स का जिक्र किया तो एलिमेंट्स के साथ एक चीज आती है कंपाउंड। अगर 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑक्सीजन एंड वी हैव हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइन करता है तो ये फॉर्म करेगा वाटर। अब एक खास रेशो में अगर 2 चीजें केमिकली एक आपस में कंबाइन करती हैं तो वो फॉर्म करता है कंपाउंड। प्योर फॉर्म होता है कंपाउंड किसी भी चीज का जब केमिकली फिक्स रेशो में 2 चीजें कंबाइन होती हैं तो फॉर्म होता है कंपाउंड। इसी तरह से मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो है कॉम्बिनेशन तो होता है लेकिन केमिकल किस्म का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये बस 2 चीजों को आपने फिजिकली मिक्स किया होता है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे हमारे पास कोई जूस हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, कोई सॉल्ट वाटर या जूस या कोई भी चीज, ये जो फिजिकली सब मिक्सअप हुई हुई चीजें होती हैं जिनमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, इस किस्म की चीज को हम कहते हैं दिस इज मिक्सचर। थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन होगी तो हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, फॉर एग्जाम्पल सैलेड वगैरह, तो इसको हम कहते हैं ये है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। मैटर की स्टेट्स के बारे में अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ें तो हम शुरू से पढ़ चुके हैं कि मैटर जो होता है कंसिस्ट करता है ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड अप होते हैं लाइक दिस। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े से अलग होते हैं, या जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से पैक्ड करीब क्लोज होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं होते, इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये मैटर्स को खास खसूसियात देता है। यानी सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन गैस का ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना कोई डेफिनेट शेप होती है। और अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे बात करते हो मैटर की तो वहां से हमें बिल्कुल मेन हिंट्स मिलती हैं कहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री की जो कहानी स्टार्ट होती है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट होती है। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। व्हाट आर दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स? दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर मेनली न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में डिसाइड करते हैं उसका एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक ऐसी एंटिटी है जो कि एटम को लीव भी कर सकती है और इसके अंदर आ भी सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं एटॉमिक नंबर के लिए, इसलिए हम ज्यादा रिलाई करते हैं ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स का लीविंग और इलेक्ट्रॉन्स का वापस आना एटम के अंदर, ये क्रिएट करते हैं 2 किस्म के स्पीशीज जिसको हम कहते हैं कैटाइंस एंड एनाइंस। अब आप सोचोगे कैटाइंस एंड एनाइंस क्या है? अगर बेटा किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होता है
तो क्या होता है, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इन केस अगर एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में दाखिल हो रहा है तब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम रह जाएंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास किसी भी एटम में 7 प्रोटॉन्स थे और वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब है इसका पॉजिटिव चार्ज 7 है और नेगेटिव चार्ज -8 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा हो गया। इस केस में जो आयन फॉर्म होता है, ये जो चीज फॉर्म हुई इसको हम आयन कह रहे हैं और जो आयन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एनाइन। इसी तरह से अगर किसी भी एटम के ऑर्बिट से कोई एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया जाता है, एग्जिट हो जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसमें प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ज्यादा होने की वजह से उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है कैटाइंस। दीज आर कॉल्ड एनाइंस एंड कैटाइंस। और ये था स्ट्रक्चर हमारे पास एटम का। एटम के स्ट्रक्चर में जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल और उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम की, उस एलिमेंट की किस्मत का फैसला करते हैं। ये किस किस्म की बॉन्डिंग करेगा, ये पॉजिटिव आइंस बनाएगा, ये नेगेटिव आइंस बनाएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ग्रुप ट्रेंड्स क्या होंगे, इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होंगे, सब चीजें डिपेंड करती हैं ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो सबसे बाहर वाला शेल है वो वैलेंस शेल है और जो सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, या तो ये लूज होते हैं या यहाँ पर ये गेन हो रहे होते हैं। सब कुछ कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक टेबल। ओके, एक चीज जो ब्रीफली मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप लोग ये बुक्स में है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब साइंटिस्ट के साथ आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर भी वीडियोज बन चुकी हैं और इसमें मेरे ख्याल मजीद डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आइसोटोप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। व्हाट आर आइसोटोप्स। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दो एटम्स होते हैं which have the same number of electrons and the same number of protons। फॉर इंस्टेंस हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन, 3 किस्म के हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। फर्क कहाँ पर आता है, फर्क आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास जो एटम्स बनते हैं इस तरह के जो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं ये सब एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। सो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम है। क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय Z। व्हाट इज मास नंबर, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका होता है मास नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय A। जब मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में बताया, मैंने कहा आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। मास नंबर क्यों चेंज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम लोगों ने हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन के प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स हैं, ड्यूट्रियम में 1 और ट्राइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी हिसाब से इसका मास नंबर जो है वो चेंज होता है बाय 1, 2 एंड 3 मुख्तलिफ इसके मास नंबर होते हैं, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर्स क्या होते हैं। बेटा आप जब भी किसी ग्रोसरी के पास जाते हो, कहीं पर आप दुकान में जाते हो, सब्जी लेने के लिए जाते हो, आपको दुकानदार तराजू में चीजें तोल के देता है। एक तरफ जो इस किस्म का कोई तराजू होता है, एक तरफ वो अपने वेट्स रखता है और दूसरी तरफ जो सामान आपको चाहिए होता है वो भरता जाता है और उस वेट से कंपेयर करके आपको 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वॉट एवर यू वांट द क्वांटिटी, वो आपको वो चीज देता है। व्हाट अबाउट द एटम्स, एटम्स को हम किस तरह से नापे। एटम्स तो इतनी छोटी एंटिटी है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से किलोग्राम्स इसमें इसको मेजर करना, किसी तराजू में रख के मेजर करना, इतनी छोटी सी चीज को पॉसिबल नहीं था। इसलिए
साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड, जैसे हम लोगों ने लिया ना 1 किलो का हमारे पास बट्टा होता है या जो वेट होता है 1 किलोग्राम का वेट होता है, इसी तरह से साइंटिस्ट ने एटम्स का वेट मेजर करने के लिए कार्बन का एक आइसोटोप है, इसको हम C12 कहते हैं, उसको ले लिया इक्वल टू 12 यूनिट, यानी ये जो C12 है इसका मास 12 यूनिट्स है, और इसके मास से कंपेयर करके ये इसको कंपेयर किया, इसको आप लोगों ने 12 के इक्वल लिया, जितना भी मास है इसको 12 के इक्वल लिया, और फिर इससे कंपैरेटिवली, यानी आप समझो उनके पास एक तराजू था, उसमें एक तरफ इन्होंने C12 रखा और दूसरी तरफ फिर कंपेयर किया, अच्छा यार ये तो 12वां हिस्सा है, इससे इतना हल्का है, तो ये इसको हम कंसिडर करते हैं 1 यूनिट, तो हाइड्रोजन का वेट हमारे पास एटॉमिक मास कितना आ गया 1 यूनिट। इसी तरह से हीलियम का एटॉमिक मास था 2 यूनिट। इसी तरह से करके लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, जितने भी एटम थे उनके एटॉमिक मास यूनिट जो है वो मेजर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू C12, कार्बन के आइसोटोप C12 के अकॉर्डिंगली। देन एटम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अकॉर्डिंग टू बहुत एटॉमिक मॉडल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनटू शेल्स एंड सब शेल्स। 4 मेन किस्म के हमारे पास शेल्स होते हैं, दैट आर K, L, M एंड N शेल्स। ये हमारे पास शेल्स होते हैं जिनको हमारे पास ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, उससे हम डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो ये हमें शो करता है कि हमारे पास जो शेल है दैट इज K। n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो ये हमें शो करता है शेल L। n की वैल्यू 3 इज फॉर शेल M, 4 इज फॉर शेल N। क्लियर? K के पास अगर हम कह रहे हैं कि n की वैल्यू K है और K के पास हमारे पास सिर्फ सब शेल्स, अब इन शेल्स के अंदर मजीद सब शेल्स होते हैं। K के पास सिर्फ एक सब शेल होता है, n की वैल्यू 1 थी, या 1 हमें क्या शो कर रहा है K शेल, तो हम n की जगह क्या लगाएंगे 1, और इसके पास जो सब शेल होता है दैट इज S। K का सब शेल है S। कमिंग टू L, L के पास 2 सब शेल्स होते हैं, 2S एंड 2p। ये जो नंबर 2 है ना, ये हमें n शो कर रहा है। n हमने कहा था L शेल के लिए n जो है वो हमारे पास क्या है 2, तो जब भी आप 2 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे पास एलिमेंट हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द शेल L। अगर हमारे पास m शेल में है तो m शेल हमारे पास 3 सब शेल्स में डिवाइडेड होता है। m के लिए हमारे पास n क्या था 3, 3s, 3p एंड 3d। कमिंग टू n हमारे पास 4 सब शेल्स में डिवाइडेड होता है, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ठीक है, ये जो नंबर है ना आपके पास 2, 3, 1, 2 एंड 3, दीज आर n। अगर 1 है तो n k, हमारे पास कौन सा शेल होगा k। अगर आपको n की वैल्यू 2 नजर आ रही है तो हमारे पास शेल है l, n की वैल्यू 3 शेल m, n की वैल्यू 4 मीन्स के हमारे पास जो शेल ऑक्यूपाइड है बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज शेल n। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी किस तरह से है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, उसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आपके पास एक टेबल ड्रॉ करते हैं। लेट्स गो फर्दर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए आपने ये टेबल सीखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और ये सारे हमारे पास पहला सब शेल कौन सा है S, उसके मेंबर्स हम लोगों ने लिख लिए, उनके हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स लिख लिए 2p, 3p, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास सारे p शेल्स हैं। ठीक है, आप इसको याद करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं आपको ये वाला तरीका सिखा रही हूँ, आपको कहीं और इससे अच्छा तरीका मिलता है तो आप वो वाला तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। ये सिर्फ आपको है किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालनी है, किसी भी एलिमेंट की अगर आपको दी जाएगी आप कंसिडर कर सकते हो इसको एज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एटम है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है 5। हमें फाइंड करना है कि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट विद इन द ऑर्बिट्स जो होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों करना क्या है, आपने सिंपली आपने इसको डायगनली कट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप एरो और इसको नीचे की तरफ लेकर आओगे। ये हमें डिक्रीजिंग वैल्यूज बता रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यूज बता रहा है सॉरी ऑफ द शेल के इंक्रीजिंग वैल्यूज किस हिसाब से होती है। सबसे पहले आपके पास जो शेल आ रहा है दैट इज 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। s सब शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर 2 इलेक्ट्रॉन्स।
एस शेल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते। पी शेल में पी खुद भी मजीद 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, तो पी शेल में जो होता है मैक्सिमम जो है हमारे पास जो ऑक्यूपाई हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन दैट आर 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आपने इसको एक दफ़ा पॉज करके दोबारा रिपीट करोगे, आपको सब समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ये पॉइंट्स दोबारा समझाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किस तरह से निकालनी है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास बोरॉन था, बोरॉन का हमारे पास मास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 5। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा इंक्रीजिंगली यहाँ से यहाँ तक जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो डायगनली, तो जो ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैंने आपसे बताया, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है 2s में भी कितने आएंगे 2। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पर पहले मैंने 1 इसको कंसिडर किया, 2 ये रहा, 3 ये रहा, फोर्थ नंबर पे ये वाला शेल आएगा, फिर ऐसे ही हमारे पास 5th, फिर 6th और इस तरह से करके हमारे पास ये टेबल फिल होता जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद 2s के बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिट आ रहा है 2p में। अब देखो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने थे इन ऑर्बिट्स में, 2 और 2 4 मैंने पुट कर दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो किस में आएगा p ऑर्बिटल में। इसी तरह से अगर मैं आपको बताती हूँ नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इसको अगर हमने फिल करना है तो सबसे छोटा लोअर एनर्जी लेवल जो है वो s है, 1s2, 2s2, 2p। अब देखो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में आ सकते हैं वो सब के सब मैं इसमें पुट करूंगी। जब मैंने पुट किए तो देखो मेरे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेट हो गई। पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में एडजस्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आप फिल कर सकते हो। अभी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, दैट आर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए थी लेकिन वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, हम पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करेंगे, पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इस सीरीज़ को आपने मिस नहीं करना अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।